हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि PGT एग्ज़ाम के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। टाइमिंग है शाम के 5 बजे से डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो जितने भी लोग PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं क्लास से। एंड इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का योग हो सकता है? सीमेल, गुडे, CH कूले ऑप्शंस में हैं। सीमेल, गुडे, CH कूले, बोटोमोर ऑप्शंस में हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। किसका कहना है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडे, CH कूले, बोटोमोर ऑप्शंस में हैं। सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सोशल क्लास से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ही, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ही चेक करिएगा, फोल्डर आपको मिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सीमेल, जॉर्ज सीमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जॉर्ज सीमेल यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा CH कूले की बात आती है तो इन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, CH कूले ने क्या किया है? प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है प्राथमिक समूह का। और ये जो अवधारणा है प्राथमिक समूह की, इन्होंने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है और ये बुक आती है 1909 में। ठीक है, 1909 में बुक आती है, जिस बुक में बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, जिस बुक में इन्होंने यानी कि कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह क्या है? इनका कहना है कि प्राथमिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है, ठीक है, जिन व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता है। और इन्होंने प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताए थे। उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला तो परिवार, दूसरा इन्होंने पड़ोस को बताया, और तीसरा जो फ्रेंड ग्रुप है, मित्र समूह है, उसको बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा किंग्सले डेविस, उन्होंने भी प्राइमरी ग्रुप की बात की है और प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए इन्होंने 3 तत्व बताए हैं, 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक समीपता, शारीरिक समीपता। दूसरा हो जाएगा लघु आकार, दूसरा क्या होगा? लघु आकार। और तीसरा हो जाएगा संबंधों की अवधि। ठीक है, तीसरा क्या होगा? संबंधों की अवधि होगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक जॉनसन का है, उन्होंने समूह के निर्माण के लिए क्या बताया? उन्होंने कहा कि समूह के निर्माण के लिए जो सहयोग है, आपस में जो सहयोग पाया जाता है, वो समूह निर्माण के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसे इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सीमेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध द्वारा समझाया? GH मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही क्या होगा?
बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गिलेन एंड गिलेन होगा, ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा। और इनकी कल्चरल सोशोलॉजी बुक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। कल्चरल सोशोलॉजी गिलेन एंड गिलेन की बुक है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी है? दलित इन मॉडर्न इंडिया, पॉल वॉलेस, SR चार्ल्स, SM माइकल, T स्टॉकलेट एप्स्टीन। बताइए। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा SM माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह कहना किसका है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडिंस, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस है, बताइए। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, ऐसा किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने बुद्धि संगतता की बात, जिसे रैशनैलिटी बोला जाता है इंग्लिश में, इसके 4 प्रकार बताए थे। पहला था औपचारिक बुद्धि संगतता, पहला औपचारिक बुद्धि संगतता, दूसरा सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, तीसरा वास्तविक बुद्धि संगतता, और चौथा व्यवहारिक बुद्धि संगतता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न है क्लास कोर्स एंड कंट्रोल, पुस्तक है आंद्रे बेते, FG बेली, बर्नस्टीन, रॉस। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्लास कोर्स एंड कंट्रोल किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते, FG बेली, बर्नस्टीन, रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बर्नस्टीन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ये किसकी हो जाएगी बुक? कोहेन, क्लेनॉट, MJ सेतना, एलियट। ऑप्शंस है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, सही क्या होगा? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी होगी? कोहेन, क्लेनॉट, MJ सेतना, एलियट। ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लीनॉट, ठीक है, क्लीनॉट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम, टाइलर, RK मर्टन। ऑप्शंस है, सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, राइट आंसर मैक्स वेबर होगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा इनकी कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे कि द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये एक बुक हो जाएगी। द सिटी करके एक इनकी बुक है, ठीक है, द सिटी। फिर क्या बताइए आपको? द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी इनकी बुक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये तो आपने सुनी ही होगी, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आपने देखी होगी।
पूछी जाती है ये बुक, ठीक है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिस बुक में आपको कई बार बताया गया है कि इस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की बात की है। व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध, जिसे वेस्टर्न मेथड कहा जाता है, इसकी भी बात इन्होंने इस बुक में की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क है? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस ऑप्शंस है। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क है किसका? बताइए। डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह कथन किसका है? ये किसका कहना है? ये किसका तर्क है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन ऑप्शंस हैं। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्या कहा है कंपटीशन के बारे में कि जो प्रतियोगिता है या जिसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, यह एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता या जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है? एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये कहना मैक्स वेबर का है, ये भी याद रखिएगा। मैक्स वेबर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार बताते हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता ये किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का भी है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, ठीक है। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, जबकि जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, जैसे कंपटीशन कहते हैं, उसको शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, ठीक है। तो ग्रीन का हो जाएगा सहयोग में शांतिपूर्ण संघर्ष और वेबर का प्रतिस्पर्धा में शांतिपूर्ण संघर्ष की इन्होंने बात की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन ऑप्शंस है। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में किसने क्लासिफाई किया है? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ एकॉल। जोसेफ एकॉल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सोरोकिन की बात आती है तो सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता की बात की थी अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में, और ये बुक आती है 1927 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले किसने बात की व्यवस्थित तरीके से? सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता पर। सामाजिक गतिशीलता इस पर क्लास ली जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? 2 बताए हैं, उद्रक सामाजिक गतिशीलता और दूसरा क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। उद्रक सामाजिक गतिशीलता और क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान।
कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर क्लासिफाई इनमें से किसने किया? धनी किसान में, मध्यम किसान में और दरिद्र किसान में। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया है धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में, वो डेविड हार्डीमैन ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब एक आयामी मानव पुस्तक पूछा जा रहा है, किसकी है? वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडिंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। ऑप्शंस है। एक आयामी मानव किसकी हो जाएगी? एक आयामी मानव। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इस चैनल पर क्लासेस टॉपिक से रिलेटेड हुई हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आप जब फोल्डर ओपन करेंगे तो वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस जो अभी तक हुई हैं सभी आपको एक फ़ोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए फ़ोल्डर बना दिया गया है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को, उन क्लासेस को देख सकते हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए सभी टॉपिक्स, सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं। एंड यहाँ पर ये बुक हो जाएगी हर्बर्ट मार्क्यूस की, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। ऑप्शंस हैं। परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ये किसका तर्क है? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ऐसा किसका तर्क है, ऐसा किसका कहना है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? मैकिम मेरिट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण आधारित है प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर या फिर निवास पर? परिवार का पितृवंशीय व मातृवंशीय वर्गीकरण इनमें से किस पर आधारित है? एंड फैमिली, परिवार, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर क्या होगा? वंश होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण? जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? औद्योगिक विकास के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, क्रय द्वारा किया गया विवाह हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह? सही क्या होगा यहाँ पर? और जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया गया है कि मनु ने विवाह के 8 स्वरूप बताए हैं, ठीक है, जिसमें से 4 प्रशस्त विवाह यानी कि उच्च कोटि की विवाह की श्रेणी में आते हैं, 4 अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न कोटि में आते हैं। प्रशस्त विवाह यानी कि उच्च कोटि में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। निम्न कोटि यानी कि अप्रशस्त श्रेणी में कौन कौन से आ जाएंगे? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी असुर विवाह होगा। असुर विवाह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह, प्रतिलोम विवाह? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा?
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विलासी वर्ग ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसकी थियरी है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं। विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? वेबलन होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खीम ऑप्शंस है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना है? संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में इनमें से किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मेलानोव्स्की ने कल्चर की बात की है, कहाँ पर की है? जब मेलानोव्स्की ये मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत देते हैं, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसमें कि 3 तरह की नीड्स की बात की है, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता। याद आ रहा है? इन तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे माना? कल्चर को माना। और फंक्शन की बात कब करते हैं? कहते हैं कि जिस तरीके से कल्चर मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसमें उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कल्चर जिस तरीके से योगदान देती है, उसी के बीच में इन्होंने क्या किया है? फंक्शन की बात की है। और मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी माने जाते हैं। ठीक है, कहलाए जाते हैं। इस तरीके से भी आता है मैचिंग में, या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है, तो मेलानोव्स्की हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कल्चर की बात की जाए लिंटन की, तो लिंटन ने क्या कहा है? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है? जीवन विधि है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है जो संस्कृति है, कल्चर है, वह समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। ठीक है, जीवन शैली है, स्टाइल ऑफ लाइफ है कल्चर। ठीक है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है। विनिमय, नाट्यकला, अंत, आत्मनिष्ठता, निर्देशिता ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विनिमय की बात किसने की है? एक्सचेंज की पीटर ब्लाउ ने की है। नाट्यकला की गॉफमैन हो जाएंगे। ठीक है, अंत आत्मनिष्ठता इससे जुड़ जाएंगे अल्फ्रेड शुट्स, और निर्देशिता से जुड़ जाएंगे गॉरफिंकल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शंस है। बताइए, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने डेवलप की है? किसका है ये कॉन्सेप्ट? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? रूथ बेनेडिक्ट, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। रूथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक प्रतिमान का की जो अवधारणा है वो दी हुई है। याद आ रहा है आप लोगों को बताया गया था कल्चर यानी कि जब संस्कृति पर क्लास ली गई थी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था पैटर्न ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। उसमें उसी के साथ ही बताया गया था कि इन्होंने एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा भी दे रखी है, और कहा था कि संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, या संस्कृति व्यक्तित्व को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, संस्कृति व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, बताया था।
चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। सही क्या होगा? सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सार्वभौम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूछा जा रहा है किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाता है? जब मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति विकसित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रति संस्कृति कहा जाएगा, उप संस्कृति कहा जाएगा, सांस्कृतिक तत्व कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कल्चर जब टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर प्रति संस्कृति क्या होती है, उप संस्कृति किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, सब बताया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है एंड आप लोग ज़रूर उन वीडियोस को देख लिया करिए जिन भी टॉपिक्स को आप लोगों को देखने को बोला जाता है, क्योंकि ये एग्जाम्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? उप संस्कृति होगा, सब कल्चर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है संस्कृति की लघुतम इकाई क्या है? इस तरीके से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में। प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। बताइए संस्कृति की जो लघुतम या छोटी, जो संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? एंड पीजीटी के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। शाम 5 बजे डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है शाम के 5 बजे। तो जितने भी पीजीटी से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी 5 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक तत्व। सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है क्लोवॉट एंड ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की? अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति। सही होगा यहाँ पर विद्रोही उपसंस्कृति, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्दियो के अनुसार कहेंगे संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। बताइए जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? बोर्दियो से क्या कहते हैं? कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बोर्दियो ने कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया है, ये याद रखिएगा। कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बोर्दियो का है। ठीक है, स्ट्रक्चरेशन यानी कि संरचनाकरण, ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथोनी गिडेंस की है। संरचनावाद की किसकी है? लेवी-स्ट्रॉस की है। और भाषाई संरचनावाद आ जाता है तो वहाँ पर सोसरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादातर इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। भाषाई संरचनावाद किसकी है? सोसरे की है। केवल स्ट्रक्चरलिज्म आता है, संरचनावाद आता है, वहाँ पर लेवी-स्ट्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, और सांस्कृतिक संरचनावाद आता है, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म आता है, तो वहाँ पर बोर्दियो का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और संरचनाकरण यानी कि स्ट्रक्चरेशन आता है तो वहाँ पर ये जो थियोरी है, कॉन्सेप्ट है, वो एंथोनी गिडेंस का हो जाएगा। और इसके अलावा बोर्दियो ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जैसे कि कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा, इसके अलावा वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर की भी दी हुई है इन्होंने। ठीक है, सोशल रिप्रोडक्शन की भी इनकी अवधारणा रही है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इनके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न। रूथ बेंडेक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, या फिर व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है।
तो यहाँ पर सही क्या होगा, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इनका भी एक कॉन्सेप्ट आया था, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, है ना, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा इन्होंने दी हुई है, ये याद रखिएगा, रूथ बेनेडिक्ट की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसी भी सांस्कृतिक बहुल्यवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें अपने देश को सही और दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, या फिर इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत है, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं। किसी भी सांस्कृतिक बहुल्यवादी समाज में नृजातीय केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि, बताइए क्या कारण हो सकता है? इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, असहिष्णुता की भावना जन्म ले सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है, यह उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण या फिर पर संस्कृति केंद्रवाद? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।